बढ़ा दिया है। बिहार को सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में शामिल करने के लिए कैबिनेट की बैठक में सबसे अहम प्रस्ताव 7 निश्चय पार्ट 3 को मंजूरी दे दी गई है। 7 निश्चय पार्ट 3 के तहत बिहार के चौमुखी विकास के लिए 7 लक्ष्य तय कर दिए गए हैं, जिनमें दोगुना रोजगार, दोगुनी आय से लेकर अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार के लक्ष्य को पूरा करने पर जोर दिया गया है। नीतीश कैबिनेट में ये बड़ा फैसला, जिसमें 7 निश्चय 3.0 को मंजूरी दी गई है। समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार, कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। 7 निश्चय 3.0 को मंजूरी इस रूप में, जिसमें महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाने पर जोर दिया गया है। जातीय गणना की रिपोर्ट के आधार पर काम किया जाएगा। चिन्हित 94 लाख परिवारों को रोजगार दिया जाएगा, जिस पर सरकार का फोकस है। और अगले 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देना। ये दोगुना रोजगार, दोगुनी आय कैसे होगी? तो अगले 5 साल में 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार के साथ जोड़कर सशक्त बनाना। उद्योगों के विकास के लिए 3 हाई लेवल कमेटी का गठन। पूर्वी भारत का टेक हब बनाने की दिशा में बिहार जो है वो आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। 5 साल में 50 लाख करोड़ निवेश का लक्ष्य इस 7 निश्चय 3.0 के तहत सुनिश्चित करने की दिशा में इस वक्त सरकार काम करती हुई। बंद पड़ी 9 और 25 नई चीनी मिलों को एक बार फिर से खोलने पर सरकार का भी जोर है, और इसीलिए कहा जा रहा है कि ये 7 निश्चय 3.0 के तहत दोगुना रोजगार और दोगुनी आय सरकार सुनिश्चित करने जा रही है। तो 7 निश्चय योजना 3.0 को मंजूरी, जिसमें देखिए जो सरकार बार बार कह रही थी कि भाई हमारा मकसद ये है कि बिहार के विकास को रफ्तार दी जाए, समृद्ध उद्योग के साथ बिहार को सशक्त बनाया जाए, और इसीलिए कृषि पर ज्यादा जोर दिया गया है। उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य हमारा मकसद है, हमारा ध्येय है, और इस दिशा में लगातार काम किया जा रहा है। नीतीश कैबिनेट की ये बैठक, जिसमें बड़े फैसले लिए गए, और दोगुना रोजगार कैसे होगा, दोगुनी आय लोगों की कैसे हो जाएगी, इन सभी बातों पर जोर दिया गया। महिलाओं को स्वरोजगार से आत्मनिर्भर बनाना, जातीय गणना की रिपोर्ट के आधार पर काम करना, चिन्हित 94 लाख परिवारों को रोजगार पर जोर दिया जाना, 5 साल में 1 करोड़ नौकरी और रोजगार देना, ये मकसद है हमारा। आज 7 निश्चय, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज 7 निश्चय पार्ट 3 की घोषणा कर दी है। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं आरजेडी के विधायक और सीनियर लीडर आलोक मेहता। आलोक जी, पार्ट 1 आया, पार्ट 2 आया, और अब पार्ट 3 7 निश्चय नीतीश कुमार ने आज घोषणा कर दी। देखिए, अच्छी बात है। बिहार के विकास के लिए जो योजनाएं बनाई जा रही हैं, वो मतलब पिछली गलतियों को खत्म करते हुए, पिछली गलतियों को सुधारते हुए यदि कुछ बनाया जाए तो मैं समझता हूं कि वह फलदायक होगा, फ्रूटफुल होगा। लेकिन जो 7 निश्चय 1 में कमी थी, 7 निश्चय 2 में कमी थी, मैंने 7 निश्चय लागू हुआ 2 पंचवर्षीय में, लेकिन जितनी भी योजनाएं हैं उनको जमीन पर आप जाकर देखें तो ऐसा लगता है कि अधूरी योजना पड़ी हुई है। अब नल जल योजना उसका हिस्सा था, अब जाकर देख लीजिए, अभी भी मतलब मैं समझता हूं कि ऐसा लगता है कि लगभग 40% जो दावा किया जा रहा है उसमें 40% योजना लागू ही नहीं। मोहल्ला का मोहल्ला, वार्ड का वार्ड पड़ा हुआ जहां पर पाइपलाइन नहीं बिछा, और यहाँ बोल दिया गया कि पूरी हो गई। तो इस तरह की योजना, और रोजगार के क्षेत्र में भी वही हाल है। आंकड़ों से सिर्फ तो होना नहीं है, आपको पर्याप्त संसाधन के साथ साथ मॉनिटरिंग, और इसमें जो व्याप्त भ्रष्टाचार है उसके करेक्शन के लिए, उसके उन्मूलन के लिए, उसको हटाने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये सब उस 7 निश्चय का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन उसमें कमी दिख रही है। मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार यदि 7 निश्चय 3 ला रही है तो इन तमाम सुधारों के साथ लावे, तो उसका एक फलाफल मिलेगा। बुनियादी सुविधाओं के साथ आय को दुगना करना, उद्योग की बात इस बार कही गई है। नहीं, आय को दुगना करना तो 2021 में ही होना था, हुआ तो आप सिर्फ योजना बनाएंगे और उसकी मॉनिटरिंग नहीं करेंगे, उसका टारगेट जो है उसकी
उसका फीडबैक नहीं लेंगे तो फिर इन योजनाओं को सफल कैसे बनाएंगे? ये जवाब देना चाहिए ना। हम लोग के बोलने बताने के बावजूद या खुद भी मॉनिटरिंग कर तो फिर भी करेक्शन नहीं कर पा रहे हैं। उन चीजों में सुधार लाइए और उसके बाद सकारात्मक जो उसका रिजल्ट होना चाहिए उस तक पहुंचिए। विपक्ष को उसमें शामिल कीजिए। आपका जो सिस्टम है उसमें ठेकेदार गलत काम कर रहा है और पब्लिक ऑडिट जिसको बोलते हैं, जनता ने यदि बता दिया कि ये गलत काम हो रहा है और प्रजातांत्रिक ढंग से उसका प्रतिरोध किया तो थाने में रंगदारी मांगने जैसा मतलब एक FIR हो जाता है ठेकेदार के द्वारा और उसके समर्थन में सारे इंजीनियर और सारे उसके पदाधिकारी वो खड़े हो जाते हैं। इससे आप न भ्रष्टाचार रोक पाइएगा ना उसकी गुणवत्ता को ठीक कर पाइएगा। तो मैं समझता हूं कि इसको फीडबैक की तरह लेना चाहिए, इन तमाम चीजों पर ध्यान देना चाहिए। तो बिल्कुल 7 निश्चय पार्ट 3 लॉन्च हो गया और विपक्ष भी इसकी सराहना कर रहा है, लेकिन विपक्ष के द्वारा सवाल भी पूछे जा रहे हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 2 की जो योजनाएं थी क्या वो धरातल पर उतरी। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज़ 18 पटना। पार्टी विद डिफरेंस वाली बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन के बाद विपक्षी खेमे में जैसे खलबली सी मच गई है। विपक्ष के नेता अब अपने ही नेताओं को बीजेपी से राजनीति को सीखने की नसीहत देते नजर आ रहे हैं। नितिन नवीन को बीजेपी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जाने पर कांग्रेस नेता ऋषि मिश्रा और आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने बड़ा बयान दिया है। दोनों ने बीजेपी के इस फैसले से विपक्ष को सीखने की नसीहत दी है। बीजेपी में नेतृत्व का परिवर्तन होता है लेकिन खलबली विपक्ष में मच जाती है। कांग्रेस में बेचैनी साफ नजर आती है। ऋषि मिश्रा का बयान इस दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी, उनकी तरफ से कहा जाता है कि भाई बहुत कुछ विपक्ष को देखना और समझना होगा। दोनों ने बीजेपी के इस फैसले से विपक्ष को सीखने की नसीहत दी। जात पात की राजनीति से ऊपर उठने की जरूरत है। सिर्फ गाली देने से कुछ नहीं होगा। कार्यकर्ताओं का सम्मान बहुत जरूरी है। बनाया है युवा नेता को, हम लोग एक साथ असेंबली में थे, उसके लिए हार्दिक बधाई। और सबके लिए सबको हम लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम जो अरिथमेटिक की बात करते हैं, अरिथमेटिक जोड़ लेते हैं कि ये समाज 15%, आज अरिथमेटिक से राजनीति नहीं होता, केमिस्ट्री चाहिए। वोटर्स के बीच में भी केमिस्ट्री बन चुका है और पार्टियों को अपने अंदर में भी बनाना पड़ेगा केमिस्ट्री। जात धर्म से ऊपर उठना पड़ेगा। राहुल गांधी जो बोलते हैं, महात्मा गांधी जी जो बोलते हैं कि, और अम्बेडकर साहब ने जो बोला है कि वंचित को आवाज दीजिए लेकिन किसी को गाली मत दीजिए। हर दल के कार्यकर्ताओं में भी ये उत्साह होता है जब किसी भी दल के हमारे कार्यकर्ता को बड़ा सम्मान मिलता है। तो ये हर दल को भी इस उदाहरण से सीखना चाहिए कि कार्यकर्ताओं का सम्मान हो तो पार्टी और मजबूत होती है। तो नितिन नवीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद विपक्षी खेमे में बेचैनी बढ़ चुकी है। वे अपने ही नेतृत्व और उनके फैसले पर सवाल उठाने शुरू कर चुके हैं और बीजेपी से सीखने की नसीहत दी जा रही है, जिस पर बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने कहा कि आरजेडी और कांग्रेस के नेता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं क्योंकि अब 45 साल के नितिन नवीन चलेंगे, न कि 57 साल के राहुल गांधी। हैं बिहार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल से। जायसवाल जी, आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हो या फिर कांग्रेस के नेता ऋषि मिश्रा, उनकी तरफ से जो बातें कही गई हैं आप कैसे देख रहे हैं? पूरे देश में एक माहौल गया है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष 45 वर्ष के युवा बने हैं। तो पूरे विपक्ष हो या चाहे पक्ष हो, पूरा देश के युवाओं में संदेश गया है कि जेनजी और युवा का अब समय आ गया है और वो भारतीय जनता पार्टी इस बात को मानती है। युवाओं के हाथ में पूरे देश का कमान दे करके पूरे देश के युवा में और जेनजी में जो है उत्सव का माहौल है, जश्न का माहौल है और आने वाले समय में देश के युवा, देश के जेनजी भारतीय जनता पार्टी के साथ कदम में कदम मिला करके और पूरे देश में भगवा फहराने का काम करेंगे। अब विरोधी भी कह रहे हैं कि बीजेपी से सीखने की जरूरत है। निश्चित रूप से अब 57 साल का राहुल गांधी नहीं चलेगा, अब तो 45 साल का नितिन नवीन चलेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे बिहार के उद्योग मंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल। कैमरामैन अप्पू पाठक के साथ अमितेश सिंह, न्यूज 18 दिल्ली।
तो बीजेपी से राज्यसभा सांसद भीम सिंह ने भी कहा कि बीजेपी परिवारवाद से नहीं चलती है, सामान्य कार्यकर्ता को आगे बीजेपी बढ़ाती है और आरजेडी और कांग्रेस जितनी जल्दी इस बात को समझ जाए उतना ही विपक्ष के लिए बेहतर होगा। राष्ट्रीय जनता दल के जो नेता का श्री नितिन नवीन जी की नियुक्ति की बड़ाई कर रहे हैं, तो देर आए दुरुस्त आए। अगर राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस जो परिवारवाद पर चलने वाली पार्टी है, उन लोगों को ये सबक मिल जाता है तो अच्छी बात है। हम लोग तो उदाहरण ही प्रस्तुत कर रहे हैं। देखिए, राष्ट्रीय जनता दल की राजनीति क्या रही है? वह समाज में तनाव पैदा करता है, जाति में विभेद पैदा करता है, और उस जातिगत संघर्ष से जो ताप पैदा होता है, गर्मी पैदा होती है, उस पर अपने स्वार्थ की राजनीति की रोटी सेकने का काम करते हैं। जितना जल्दी छुटकारा पाले उतना ही भला है। बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन ने आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की। तो देखिए तस्वीरें आपके सामने, जहां पर शाह और गडकरी से मुलाकात करते हुए नितिन नवीन आपको नजर आ रहे होंगे। अमित शाह से मुलाकात करने के लिए पहले वो पहुंचे और मुलाकात कर धन्यवाद भी उनकी तरफ से ज्ञापित किया गया। इस दायित्व के लिए, इस जिम्मेदारी के लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद ये मुलाकात अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। वहीं दूसरी तस्वीर में देखिए नितिन गडकरी से भी मुलाकात करते हुए नितिन नवीन, और कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो भरोसा और विश्वास मेरे ऊपर दिखाया गया है, उस भरोसे पर उतरना ये मेरा दायित्व है। और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, विशेष निगरानी विभाग की तरफ से बड़ी कार्रवाई से जुड़ी हुई भवन निर्माण विभाग के निदेशक के ठिकाने पर छापेमारी। आय से अधिक संपत्ति का ये पूरा मामला, जिसमें 2 करोड़ 82 लाख रुपए आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप दरभंगा में पदस्थापित निदेशक के ऊपर है। और बताया जा रहा है कि गजाधर मंडल, इनके 2 ठिकानों पर रेड चलती हुई। भागलपुर और पटना में आरोपी के कार्यालय और आवास दोनों ही जगहों पर एक साथ इस वक्त छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। तो भागलपुर और पटना में ये रेड इस वक्त चल रही है। विशेष निगरानी विभाग की तरफ से ये एक्शन लिया गया है और दोनों ही ठिकानों पर, जिसमें कार्यालय और आवास शामिल बताए जा रहे हैं, वहां पर टीम की मौजूदगी। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। 2 करोड़ से ज्यादा आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का आरोप है और इसी बाबत 2 करोड़ 82 लाख रुपए की संपत्ति की बात सामने आती हुई, जिसे लेकर दरभंगा में पदस्थापित निदेशक गुणवत्ता गजाधर मंडल का ये आवास आपको दिख रहा होगा, जिसकी तस्वीर आपको दिख रही है। भागलपुर और पटना, इन दोनों ही जगहों पर कार्यालय और आवास में टीम की मौजूदगी है और लगातार छापेमारी की कार्रवाई इस वक्त अंजाम दी जाती हुई। तो सरकार ने ये जाहिर कर दिया है कि भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जा रहा है और इसीलिए विशेष निगरानी विभाग जो है वो एक्शन मोड में दिख रहा है। विभाग के निदेशक जो हैं उन पर आय से अधिक संपत्ति का ये मामला है। और अब बात मनरेगा की, जिसकी जगह अब जी राम जी जो है वो सामने आने वाला है। लोकसभा में वीबी जी राम जी बिल पेश किया गया है। केंद्रीय कृषि मंत्री की तरफ से यह बिल पेश किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने लोकसभा में इस बिल को पेश किया है। मनरेगा की जगह अब ये नया बिल ले लेगा। प्रियंका गांधी ने हालांकि इस बिल का विरोध किया। इस बिल में खास बातें क्या है वो भी जरा जान लीजिए। पहले मनरेगा के तहत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी जो है दी जाती थी, लेकिन इसमें 125 दिन के रोजगार की गारंटी होगी। अब साथ ही साथ जो स्टेट होल्ड्स है, राज्य के बात की जाए तो 20 से लेकर 40% वहां पर अब उसकी सहभागिता भी इसमें नजर आएगी। लेकिन प्रियंका गांधी ने इस बिल के विरोध में अपनी आवाज को उठाया। उन्होंने कहा कि ये गांधी नाम हटाने से जुड़ा हुआ ये पूरा का पूरा मकसद जो है साफ तौर पर नजर आता है और हंगामे के बीच ही बिल पास कराया गया। मनरेगा में, जिसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पावरमेंट गारंटी एक्ट जो है, उसमें साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी जो है वो दी जाती है। अब जरा समझिए कि क्या बदल रहा है जब इस बिल को पेश किया गया है। बिल को जैसे ही राष्ट्रपति की तरफ से मंजूरी मिलेगी उसके बाद ये कानून में तब्दील होगा। इस वक्त इसे लोकसभा में पेश किया गया है। मनरेगा में महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्पावरमेंट गारंटी एक्ट में 2005 की ग्रामीण जरूरतों पर यह आधारित था।
2047 अब विकसित भारत का मकसद इसे बताया जा रहा है, इस बदलाव के पीछे का ध्येय। वहीं फर्जी काम और गड़बड़ी की शिकायतें जो हैं इसमें लगातार मिल रही थी और अब एआई से फ्रॉड पकड़ना या डिजिटल निगरानी रखना ज्यादा यहां कारगर होगा, ये बताया जा रहा है। सोशल ऑडिट कमजोर दिखी इसमें, इसीलिए बदलाव समय की जरूरत है और साल में 2 बार अनिवार्य ऑडिट कराए जाएंगे। यानी जो जी राम जी बिल लाया गया है, आज इस बिल को पेश किया गया है, इस बिल को लेकर के कहा जा रहा है कि ये चीजें इसमें बदलती हुई दिखेंगी। खेती के समय मजदूरों की कमी हो जाती है, बुआई और कटाई में 60 दिन का काम जो है वो बंद रखा जाएगा। इसमें हालांकि मजदूरी की राशि क्या होगी ये अभी इस वक्त निर्धारित नहीं है। मजदूरी चोरी की शिकायत बार बार मिल रही थी पहले मनरेगा वाले इस पूरे कानून की बात करें तो। वहीं दूसरी तरफ खर्च का 60% केंद्र सरकार जो है इसमें देने वाली है और इसीलिए कहा जा रहा है कि इस बदलाव के साथ इस बिल को देखने की जरूरत है, इसे स्वीकार करने की जरूरत है। हालांकि प्रियंका गांधी की तरफ से इसका विरोध किया गया। बड़ी खबर आ रही है पटना से, जहां ऊर्जा विभाग के लिए आज का दिन बेहद खास और बड़ा रहा। 6000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन पर जोर दिया गया है। 50,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश, सीएम ने नियुक्ति पत्र भी बांटा है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जिसमें 50,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश और नियुक्ति पत्र बांटने का सिलसिला लगातार चलता हुआ और सीएम की तरफ से नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। बताया जा रहा है कि 6000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन पर सरकार का विशेष तौर पर फोकस है। विभाग के लिए बिहार सरकार के आज बड़ा दिन है, क्योंकि इन्वेस्टर भी आए और नियुक्ति पत्र भी बांटी गई। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव मौजूद हैं। सर, आज बड़ा दिन है, इन्वेस्टर भी आए हैं, नियुक्ति पत्र भी मुख्यमंत्री ने बांटा है। बहुत बहुत खुशी की बात है। आप लोगों को भी बधाई है इसके लिए कि बिहार आगे बढ़ रहा है। आगे आने वाले वक्त में जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा उसके लिए पावर की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। कितना का इन्वेस्टमेंट हुआ सर आज? अभी तक 50,000 करोड़ का हुआ है और 6,000 मेगावाट का पावर सेक्टर में। ठीक, तो बिल्कुल खास तौर पर विजेंद्र यादव ये बता रहे थे कि किस तरीके से ऊर्जा के क्षेत्र में जो काम हो रहा है उसको लेकर के 50,000 करोड़ से अधिक के इन्वेस्टर अभी तक आ चुके हैं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कई लोगों को नियुक्ति पत्र भी बांटा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और अब वो खबर जिसने बिहार में इस वक्त हलचल मचा दी है। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत जो राशि महिलाओं के खाते में जानी थी उनमें कुछ राशि पुरुषों के खाते में चली गई। 10,000 की ये राशि अब रिकवरी के लिए नोटिस पर नोटिस भेजा जा रहा है और इसी के तहत दरभंगा के जाले विधानसभा के अहियारी गांव में देखिए 3 पुरुषों को नोटिस जारी कर दिया गया और पैसे की वापसी की बात कही गई है। हालांकि तीनों बेहद गरीब और विकलांग बताए जा रहे हैं और तीनों ने सरकार से माफी मांगते हुए मदद की गुहार लगाई है। वहीं आरोप ये भी है कि अधिकारियों की गड़बड़ी की वजह से ये राशि जो है महिलाओं की जगह पुरुषों के खाते में चली गई और इसका भुगतान अब इन लोगों को भुगतना होगा। और कैसे करेंगे, क्योंकि ये गरीब भी हैं, विकलांग भी हैं और इसीलिए ये चाहते हैं कि ये राशि जो इनकी तरफ से खर्च की जा चुकी है ये देने में असमर्थ हैं। कहा जा रहा है कि तीनों ने वो पैसे खर्च कर दिए और अब इस मामले में न तो अधिकारी कुछ बोलने को तैयार है और ना ही कोई अन्य शख्स। सबसे पहले नीतीश सरकार ने महिलाओं को रोजगार में आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला रोजगार योजना के तहत 10-10 हजार रुपये दिए थे। हम अभी कमतौल प्रखंड में हैं और जाले विधानसभा क्षेत्र में हैं और अहियारी जो गांव है वहां पे हैं और धीरे धीरे 10,000 रुपये जो बताया जा रहा है सरकार के द्वारा कि गलती से पुरुषों के खाते में चला गया था, वैसे कुछ लोग हैं जिनके पास अब लगातार नोटिस आना शुरू हो गया है। क्या हुआ था, पैसा कब आया और कैसे आया? पैसा हम लोग को दिवाली से पहले 10,000 खाते में आया। तो हम लोग तो यही समझे कि सरकार जिस तरह से महिला को 10,000 रुपया दिया जा रहा है तो हम लोग भी एक विकलांग है, तो हो सकता है सरकार यह समझा होगा कि विकलांग है तो उसको भी आर्थिक मदद के लिए 10,000 रुपया भेज दिए। तो हम लोग यही समझे कि भेजे हैं। तो त्यौहार का टाइम था तो त्यौहार में बच्चे हैं, कपड़ा लगता, दुनिया जहान हम लोग सब कुछ खर्चा कर लिए। खर्चा होने के बाद अब 3 महीने के बाद हम लोग के पास सरकार नोटिस भेजा है कि ये पैसा वापस करना पड़ेगा, जबकि हम लोग सक्षम भी नहीं है। आप जो पैसा आया उसका कोई उपयोग उद्योग या धंधा में भी लगाए कि सब होली दिवाली कर लिए? नहीं, बकत का बच्चा खरीदे, 1-2 हजार में बकत का बच्चा खरीदे, बकरी खरीदे,
उसमें पैसा खर्चा हो गया और कुछ पैसा बचा तो छठ का पर्व था उसमें खर्चा हुआ। तो क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से यही चाहते हैं कि हम लोग को माफ कर दे सरकार। तो इन लोगों का कहना है कि गलती हमारी नहीं सरकार की है, जब पैसा हमें भेज दिया गया हमने रोजगार में लगा लिया, कुछ खर्च कर लिए, ऐसे में हमसे पैसा की रिकवरी ना हो, कोई ना कोई रास्ता सरकार निकाले जिससे ये गरीब विकलांग जो अभी जो टेंशन में है या जो मुसीबत में है इनसे आगे निकल पाए। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। बड़ी खबर नवादा से आ रही है, जहां उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम ने शराब के धंधे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने 17 बाइक को जब्त किया है जिसमें शराब की ढुलाई की जा रही थी। छापेमारी से शराब के धंधेबाजों में हड़कंप मचा हुआ है और पुलिस से बचने के लिए धंधेबाज जैसे तैसे बाइक को छोड़कर यहां से फरार हो गए। तस्वीरें आपके सामने हैं, ये वो बाइक जिससे शराब की ढुलाई की जा रही थी। कैसे सड़क के किनारे जहां तहां ये बाइक गिरी हुई दिख रही होगी और जिस पर सामान भी लदा हुआ है। ये पूरी घटना परना डाबर थाना क्षेत्र की है और पुलिस ने मौके से 3000 लीटर महुआ शराब के साथ 170 लीटर विदेशी शराब को भी जब्त किया है। पुलिस की कार्रवाई के दौरान सभी धंधेबाज बाइक छोड़कर फरार हो गए। प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट नमामि गंगे योजना को लेकर देश भर में काम हो रहा है, लेकिन भागलपुर नगर निगम की लापरवाही की वजह से देखिए कैसे मुसहरी गंगा घाट के किनारे कचरे का अंबार लगा दिया गया। शहर से कूड़ा उठाने वाली गाड़ियां यहां गंगा के किनारे कचरा फेंक देती हैं। आसपास गंदगी देखिए आपको हर तरफ नजर आ जाएगी। गंगा भी काफी प्रदूषित होती जा रही है और वार्ड पार्षद ये कह रहे हैं कि उन्होंने निगम की बैठक में कई बार इस बात को उठाया है लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं। भारत सरकार का बहुत बड़ा योजना नमामि गंगा, इसका उद्देश्य है कि गंगा की साफ सफाई रहे, लेकिन भागलपुर नगर निगम के द्वारा पूरे शहर का कचरा जो गिराया जा रहा है खिरनी घाट में, वह पूरा कहिए नगर निगम दोषी है। इसका नतीजा है कि जब डंपिंग ग्राउंड नगर निगम को अपना है कनकैथी में तो वहाँ गिराना चाहिए। बिहार में बन रहे विराट रामायण मंदिर में स्थापित होने वाला दुनिया के सबसे ऊंचा शिवलिंग जल्द ही बिहार पहुंचने वाला है। तमिलनाडु के महाबलीपुरम से निकला शिवलिंग जहां जहां से गुजर रहा है, इसे देखने वालों की भीड़ उमड़ पड़ती है। लोग आस्था के इस शिवलिंग को देख रहे हैं। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सिवनी की है, जहां शिवलिंग के पहुंचने पर इसे देखने के लिए सड़कों पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी।